A very good morning to all of you. Today we are going to start our lecture 10, which is the last lecture of unit 3rd. In unit 3rd, we have already covered few topics like basics of vehicle performance, vehicle power source characterization, and transmission characteristics. So if you have not watched that videos, you can go to playlist and watch those videos, because this session is going to connected with old videos somewhere for knowing the equations. सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैथमेटिकल मॉडलिंग टू डिस्क्राइब व्हीकल परफॉर्मेंस. तो वो कौन कौन से इक्वेशंस होंगी जो कि गवर्न करेगी हमारी व्हीकल परफॉर्मेंस को, तो इसी के बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So for defining any vehicle performance, we include three major things. तो ऐसी कौन कौन सी तीन major things हैं? First one is maximum cruising speed, यानी कि गाड़ी जो होती है वो कितनी तेज चल सकती है, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है. तो सबसे एक जो पैरामीटर है वो मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड का होता है. दूसरा होता है ग्रेडेबिलिटी. तो देखिए ग्रेडेबिलिटी जो एक फैक्टर है वो एग्जिस्ट करता है जब भी आपकी गाड़ी जो होती है वो स्लांट पर जाती है, यानी चढ़ाई पर जाती है, टिल्ट पर जाती है, स्लोप पर जाती है, वहां पर हम ग्रेडेबिलिटी को यूज करते हैं. और जो तीसरा फैक्टर है परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो है एक्सेलरेशन, कि हम गाड़ी को कितना एक्सेलरेट कर सकते हैं. एक्सेलरेट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी हमारी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है और हम नेक्स्ट स्पीड को कितनी देर में अचीव कर लेते हैं. तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर में हम लोग व्हीकल परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और इसके हम लोग इक्वेशन वाइज बात करेंगे. तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ व्हीकल परफॉर्मेंस. सो let's start with the first factor that is known as maximum cruising speed, यानी जो सबसे कितनी तेज चल सकती है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं. So let's try to understand the maximum speed of a vehicle can easily be found by two methods. तो देखिए मैक्सिमम स्पीड निकालने के हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, दो तरीके होते हैं जिससे हम मैक्सिमम जो कितनी तेज चल सकती है गाड़ी वो हम निकाल सकते हैं. So what are those two methods? Let's try to understand. तो पहला जो मेथड होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड मींस वी हैव अ कर्व, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी. तो वी हैव अ कर्व एंड वी हैव टू डिफरेंट लाइंस एंड वेरेवर द क्रॉस सेक्शन, वेरेवर द लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट विल लीड अस टू गिव मैक्सिमम स्पीड. तो वो जो दो लाइन हमारे पास, दो अलग अलग कर्व्स जब हमारे पास में मिलते हैं, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां से हम मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं. और जो दूसरा तरीका है वो होता है हमारे पास में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड. तो हमारे पास फार्मूला होता है, उसको हम लोग पुट करके जो जो वैल्यूज हैं उसको रख करके हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं. तो हम दोनों को अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं. जैसा कि आपके सामने अब ये डायग्राम नजर आ रहा है, तो इन दिस कर्व यू कैन सी दैट दीज कर्व्स आर इन बिटवीन ट्रैक्टिव एफर्ट्स एंड व्हीकल स्पीड. तो आप यहां पर देखेंगे जो ट्रैक्टिव एफर्ट्स है उसका कर्व आपके पास में ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और इसी तरह से जो व्हीकल स्पीड है ये क्या हो रही है, यहां से बढ़ रही है. तो इट इज इन किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है, तो व्हीकल स्पीड यहां पर बढ़ रही है और ट्रैक्टिव एफर्ट किलो न्यूटन में यहां पर आपको दिखाया हुआ है. तो आप देखेंगे कि आपको पहले भी क्लास में बताया गया है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है आपका टॉर्क कम होता रहता है गाड़ी का. तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपको जो डिटेल बताई गई है उसके अंदर में तीन गियर्स बताए गए हैं, यानी कि ये जो अरेंजमेंट है इसके अंदर में 3 गियर सिस्टम लगा हुआ है. तो 3 गियर्स के अंदर में से जो पहला गियर है उसका कर्व होगा ए, बी और सी. तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है. तो आपका जो मैक्सिमम स्पीड है वो यहाँ सी पॉइंट तक ही जाएगी. ये फर्स्ट गियर के लिए अरेंजमेंट है. इसी तरह सेकंड गियर जो होता है वो शुरू होता है आपके पास डी से, इस पॉइंट से. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डी, ई और सी, यहां तक ये जो एफ, डी, ई और एफ, यहां तक ये जो कर्व दिख रहा है ये है सेकंड गियर के लिए. ये यहां पर मैक्सिमम स्पीड आपको ऑब्टेन होती है. और जो थर्ड गियर आप लगाते हैं वो आपका शुरू होता है जी पॉइंट से, जी, एफ और एच. तो ये आपके पास में थर्ड गियर के लिए अरेंजमेंट है. तो इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में यदि आप समझना चाहते हैं तो जब हम फर्स्ट गियर लगाते हैं तो हमारे पास टॉर्क सबसे ज्यादा होता है, यानी गाड़ी को खींचने की जो पावर होती है, क्षमता होती है, वो सबसे ज्यादा होती है. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सबसे ज्यादा आपके पास में टॉर्क देता है फर्स्ट गियर, लेकिन स्पीड ज्यादा नहीं होती. यानी फर्स्ट गियर में आप पूरा रेस भी दबा देंगे तो भी गाड़ी 20-25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज नहीं चल सकती है, वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है. तो आप देखेंगे वो समवट आकर के आपके सी पर रुक जाती है, यानी कि लगभग 40-50 पर आप ले जा सकते हैं. वो भी जब आप फुल रेस दे दें तब आपका फर्स्ट गियर में इतनी गाड़ी चल सकती है, जो कि डेंजरस होता है, सही नहीं होता है. तो हम क्या करते हैं, जैसे ही गाड़ी
थोड़ी सी चलती है, आगे मूवमेंट लेती है, तो हम सेकंड गियर में शिफ्ट कर देते हैं। तो सेकंड गियर में शिफ्ट करते ही क्या होता है, आपका टॉर्क कम हो जाता है, और टॉर्क कम होने के बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो पहला वाला टॉर्क था वो समवेयर 6.5 किलो न्यूटन के आसपास था, लेकिन जो सेकंड गियर शुरू होता है वो इटसेल्फ 4.5 से शुरू होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि गाड़ी तो एक बार चल रही है, हमें महसूस नहीं हुआ कि टॉर्क कम हुआ। तो आप देखेंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी जब गाड़ी खड़ी होती है उस टाइम पे जो उसमें फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो उसको जब गाड़ी को पहली बार स्टार्ट करना होता है, यानी कि मोशन में लाना होता है, उस टाइम सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं, और वही काम फर्स्ट गियर का होता है। लेकिन जब एक बार आपके पास में गाड़ी चल पड़ती है, उसके बाद में क्या होता है, रोड के और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। उसी वजह से आपको कम एफर्ट्स में भी गाड़ी स्मूथली चल पाती है। तो जब आप सेकंड गियर लगाते हैं वहां पर आपको टॉर्क तो कम मिलता है लेकिन स्पीड बढ़ जाती है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ग्राफ में डी, ई और एफ तक ये जाता है, यानी कि यहां पर पहले सी तक जो जा रहा था अब वो एफ तक जा रहा है, यानी समवट 90 किलोमीटर पर आवर तक आप ले सकते हैं। यदि 3 गियर की गाड़ी है उसमें सेकंड गियर का मैक्सिमम स्पीड आप इतना ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी हम प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि आप पूरी उसके लिए रेस देनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, लगभग हमारा जो इंजन है जब वो लगभग 50% के आरपीएम पे आ जाता है, जैसा हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया है, सपोज करिए इंजन का मैक्सिमम आरपीएम 7000 आरपीएम है, तो हम 3500 आरपीएम के बाद में गियर क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे को स्पीड मिलती है और टॉर्क मिलता है उसका हमारे को बेस्ट रिजल्ट मिलता है जहां पर हमारे आरपीएम इंजन के लगभग सेंटर में हो, यानी कि एवरेज मिडिल में हो। उसके बाद हमें चाहिए कि हम वापस से गियर शिफ्ट कर दें। तो ये जो अरेंजमेंट है इसमें 3 गियर्स लगे हुए हैं। तो थर्ड गियर आपका शुरू होता है लगभग 2.25 किलो न्यूटन से, और ये जाता है आपके पास, आप देख पा रहे हैं जी, एफ और एच। तो एच इसकी हाईएस्ट स्पीड है, 3 गियर की ये गाड़ी है, और एच इसको हाईएस्ट स्पीड मिलेगी जो कि थर्ड गियर में मिलेगी, और ये स्पीड लगभग जाएगी 190 किलोमीटर पर आवर की। तो आप चाहें तो आप अपनी जो, यदि आप 4 व्हीलर आपके घर में होगा तो आप देख सकते हैं लगभग कई गाड़ियों में 180 हाईएस्ट स्पीड होती है, किसी में 200, किसी में 220, किसी में 250, और रेसिंग कार्स होती हैं उसमें और ऊपर हो सकती है। तो वो गियर अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है और इस तरीके से वो स्विच होता है। लेकिन अगेन थर्ड गियर के अंदर में आप देख रहे हैं कि बहुत कम टॉर्क आपको मिलता है, ठीक है, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये आपके पास में डायरेक्टिव एफर्ट्स का कर्व है। इसी तरीके से यहां पर आप ये देख पा रहे हैं, ये आपके पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि गाड़ी पे जो रेजिस्टेंस है, मतलब उसको रोकने के लिए जो जो फोर्सेस काम में आ रहे हैं उनका कर्व है। तो आप देखेंगे गाड़ी जब धीरे चलती है तो एक आपका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ये मिनिमल है। और ये मिनिमम क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा आपका फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, उसके ऊपर में और फोर्स नहीं लग रहे हैं। लेकिन गाड़ी जैसे जैसे तेज चलती है तो उसमें और भी कई फोर्सेस इनकॉर्पोरेट होते चले जाते हैं। कौन कौन से फोर्स, एक तो रोलिंग रेजिस्टेंस और एक एरोडायनेमिक ड्रैग। इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके डिटेल में। तो रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है कि टायर और आपके पास में जो रोड का सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम रोलिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यदि रोलिंग रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करें एरोडायनेमिक ड्रैग की, एरोडायनेमिक ड्रैग किसको बोलते हैं कि जो हवा से लगने वाला फोर्स है, जब हम गाड़ी को तेज चलाएंगे तो सामने से जो हवा लग रही है वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी एरोडायनेमिक ड्रैग भी बढ़ेगा। तो आप यहां पर एक कर्व देख पा रहे हैं, ये कर्व क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, और ये इंक्रीज होने का मतलब है कि स्पीड के साथ में ये रेजिस्टेंस बढ़ते जाते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपके पास कर्व ऊपर की तरफ में निकल गया है। तो जहां पर ये कर्व जो रेजिस्टेंस कर्व है, यहां पर जहां पर आप इसको डायरेक्टिव एफर्ट इसको काट रहा है, तो यहां पर एक आपको पॉइंट मिल रहा है जो कि इसकी मैक्सिमम स्पीड को डिनोट कर रहा है, विच इज अराउंड 190 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर लिखा हुआ है मैक्सिमम स्पीड, तो आप देख पा रहे हैं ये मैक्सिमम स्पीड को हमने यहां डिनोट कर दिया। इसी तरह से एक स्पीड और काम में आती है जिसको हम बोलते हैं बेस स्पीड। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर बेस स्पीड क्या होती है कि यदि आपके पास में 3 गियर अरेंजमेंट है तो जो सबसे लोअर गियर है उसकी बेस स्पीड क्या है, यानी कि उसका मिनिमम स्पीड क्या है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये बेस स्पीड का कर्व है, और यहां पर जब आपका जो फिक्स टॉर्क होता है जहां से वो ड्रॉप होना शुरू करता है, यदि आप उसका प्रोजेक्शन नीचे लेंगे व्हीकल स्पीड पे तो आपको बेस स्पीड मिलेगी। तो आप ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, यहां से यदि आप इसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो इट इज समवट अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर की इसकी बेस स्पीड कहलाएगी। तो एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा कि हम यहां पर एक फैक्टर काम में लेते हैं दैट इज डिनोटेड विद एक्स। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं मोटर स्पीड रेशियो, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। तो मोटर स्पीड रेशियो कैसे निकालते हैं हम, मोटर स्पीड रेशियो इज नथिंग बट द मैक्सिमम स्पीड डिवाइडेड बाय द व्हीकल बेस स्पीड। तो इस केस में अब हम यहां पर देखते हैं कि आप
लगभग ये मान लीजिए 190 के आसपास में है, और 190 है लेकिन 3 गियर अरेंजमेंट है, तो जो थर्ड गियर है उसका बेस स्पीड क्या है? यदि 2 गियर होगा तो सेकंड गियर का आपको बेस स्पीड लेना पड़ेगा, 1 गियर होगा तो सिर्फ सिंगल गियर का बेस स्पीड लेना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर हमने लिखा हुआ है 3 गियर स्पीड है, 3 गियर अरेंजमेंट है, तो थर्ड गियर का बेस स्पीड कितना है? तो देखिए फर्स्ट गियर के लिए हमारे पास बेस स्पीड है 30 का, सेकंड गियर के लिए यदि आप इस लाइन से प्रोजेक्शन लेते हैं तो इट विल बी समवट अराउंड 40 टू 45 के आसपास में आपको यहां पर मिलेगा। और जो सी गियर है यहां पर जो एफ पॉइंट है, यहां पर यदि आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो इट विल बी अराउंड 90-95 के आसपास में आपको मिलेगा थर्ड गियर का। तो ध्यान से देखिएगा ये थर्ड गियर है और इसका बेस स्पीड आपको मिलेगा 90-95 के पास में, ठीक है। तो इसका बेस स्पीड, क्योंकि 3 गियर अरेंजमेंट है इसीलिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल डिवाइडेड बाय द बेस स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड अराउंड 190 है या 185 मान लीजिए, और अराउंड जो बेस स्पीड है इस वाले अरेंजमेंट में ये है आपके पास में 95 समथिंग। तो यदि आप 180-190 को डिवाइड करेंगे 95 से तो इट विल बी कम अराउंड 2। तो यहां पर x आपको जो दिख रहा है ये आपके पास में दिख रहा है 2। तो अभी हम और भी अरेंजमेंट देखेंगे, ये 3 गियर अरेंजमेंट के लिए हम 2 गियर भी देखेंगे और सिंगल गियर भी देखेंगे, तो आपको और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। तो इस डायग्राम को आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। और यहां पर आप ये चीज देख पा रहे हैं, ये आपको दिखा रखा है, लेट मी जूम इट। तो यहां पर आपको दिखा रखा है Ft माइनस Fr माइनस Fw। तो जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है वो, जो फाइनल ट्रैक्टिव फोर्स होता है वो तभी मिलेगा जब आप उसमें से रेजिस्टेंस निकाल दो। कौन कौन से? Fr मींस रोलिंग रेजिस्टेंस, आप उसको कम कर दीजिए। इसी तरह से विंड रेजिस्टेंस बोल लीजिए या एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस बोल लीजिए Fw, उसको कम कर देंगे तो आपको ये जो दिख रहा है Ft मिलेगा। तो ये Ft आपको इस तरीके से यहां पर अवेलेबल होगा, ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट Ft, ठीक है। तो ये Ft आपको मिल रहा है, Ft माइनस Fr माइनस Fw। तो इनको मिलाने के बाद आपको क्या होगा, टोटल आपको नेट जो है फ्रिक्शन वो मिलेगा, जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो मिलेगा। तो ये ट्रैक्टिव फोर्स इस तरह से निकाला जाता है। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट अरेंजमेंट। तो दूसरा अरेंजमेंट हम देखते हैं। तो नाउ यू कैन सी दैट इट इज अ सिमिलर ट्रैक्टिव एफर्ट वर्सेस व्हीकल स्पीड डायग्राम। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 गियर अरेंजमेंट है। अब हम 2 गियर्स को पहले डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपको दिखा रखा है पॉइंट ए, ये आपके पास में पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास में बी है। तो ये पहला कर्व है, पहला गियर है, और इसका जो बेस स्पीड है वो है अराउंड 30, जैसा हमने पहले देखा था। लेकिन यहां पर जो सेकंड गियर है वो अरेंजमेंट है DE। तो DE है वो जाएगा F तक। तो सेकंड गियर से हम लोग यहाँ पर 2 गियर अरेंजमेंट से हम लोग मैक्सिमम स्पीड 190 ले रहे हैं व्हीकल की। तो इसमें यदि हम रेशियो निकालते हैं x का, देखिए यहाँ पर C नहीं है, मतलब थर्ड गियर नहीं है, यहाँ पर 2 ही गियर की बात हो रही है बार बार में, ठीक है। तो ये जो 2 गियर आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये 2 गियर्स अरेंजमेंट के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड ABC, यहां से जब आप शुरू करेंगे तो ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा, यानी यहां से ये फर्स्ट गियर के लिए होगा। और जो सेकंड अरेंजमेंट है वो होगा आपके पास D, E और F तक, ठीक है। तो ये सेकंड के लिए अरेंजमेंट होगा। अब यहां पर हम कैसे एक्स फैक्टर निकालेंगे, यानी कि मोटर स्पीड रेशियो हम कैसे निकालेंगे, वो ध्यान से हम देखते हैं। अभी हमने बात करी थी लास्ट टाइम में कि जो भी मैक्सिमम गियर है उसकी बेस स्पीड हमें याद रखनी है और जो व्हीकल की स्पीड है वो हमें याद रखनी है। सो x इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड डिवाइडेड बाय द बेस स्पीड ऑफ द मैक्सिमम गियर। तो अब हम यहां पर वापस से देखना चाहते हैं। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड जो मिल रही है आपको, यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इट इज समवट अराउंड 190। तो यहां पर आपको 190 मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास में 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रहा है। और यदि हम बात करें बेस स्पीड की, बेस स्पीड, अब आप इसमें 2 ही गियर है तो सेकंड गियर की मैक्सिमम लेंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो है फर्स्ट गियर की मैक्सिमम स्पीड B पर है और सेकंड गियर की जो आपके पास स्पीड है वो E पर है। तो E को यदि आप यहां पर नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, यदि मान लीजिए आप एक लाइन बनाते हैं और आप एक लाइन बना करके नीचे प्रोजेक्ट कराते हैं, तो आप देखेंगे इट विल बी अराउंड 50 से थोड़ी कम है। 50 यदि सेंटर में होता तो मान सकते थे, लेकिन इट इज अराउंड 45 समथिंग। तो यदि हम 45 मानते हैं तो 45 को 4 टाइम्स करिए, यानी 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो इट विल बी अराउंड 180। तो आप देख पा रहे हैं कि 45 इंटू 4 इज 180, यानी यही वो रेशियो है जो कि यहां पर हमने डिफाइन किया है कि मोटर स्पीड रेशियो एक्स फैक्टर इज 4। तो 4 कैसे आया? मैक्सिमम स्पीड अराउंड 190 डिवाइडेड बाय 45 46, और जब हम उसको करेंगे तो एक्स फैक्टर हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपके पास में
जो भी नंबर होता है ये फ्रैक्शन में नहीं होता है। सो इट विल बी x इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 8, इस तरीके से ये गियर रेशो इसमें चलेगा। तो मोटर स्पीड रेशो हम इसको कहते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर में भी लिमिटिंग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। थर्ड जो हम लोग डायग्राम देखने वाले हैं उसमें सिंगल गियर है। कई बार गाड़ियां होती हैं उसमें सिर्फ एक ही गियर होता है, उस गियर में हम किस तरह से अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ एक ही गियर है और एक ही गियर में हाईएस्ट स्पीड हम अचीव कर रहे हैं 190 की। तो ये जब 190 की हम स्पीड अचीव कर रहे हैं तो इसके लिए बेस स्पीड है हमारे पास में 30 और हमारे पास मैक्सिमम स्पीड है अराउंड 180 190। तो आप देखेंगे कि 30 और 180 यदि हम बात करें तो इट इज 6 टाइम्स। तो इसीलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू 6। तो ये 6 कहां से आया? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 190 डिवाइडेड बाय 30 विल गिव यू अराउंड 6। तो यहां पर जो आपके पास में आप देखेंगे यहां पर कि ये जो मोटर स्पीड रेशियो है ये आपके पास में कितना हो गया है? x इक्वल टू दिस इज 6 नॉट 4। तो ये गलत है। इस यहां पर कितना आ जाएगा? दिस विल बी 6। तो यहां पर x इक्वल टू आपके पास आएगा 6, राइट। सो इट्स अ फैक्टर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस कि किस तरह से x फैक्टर निकलता है और मैक्सिमम स्पीड निकलती है। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड है ये यदि कोई पूछता है कि कैसे निकाली जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये जो कर्व है आपके पास में रेजिस्टेंस कर्व जो आपको दिख रहा है, ये कर्व मैं आपको शो कर देता हूं कि सपोज करिए आप यहां से शुरू कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस कर्व है और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है रेजिस्टेंस जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है। और यदि हम ट्रैक्टिव एफर्ट्स देख रहे हैं या फिर ट्रैक्टिव एफर्ट्स का कर्व देख रहे हैं, यदि हम उसको रेड से शो करें तो मान लीजिए ए बी और ये चीज जो जा रही है, ये जो दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि समवेयर यदि हम बात करें कि इस पॉइंट के ऊपर में यदि हम बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में, ठीक है, यदि हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, ये इनका क्रॉस सेक्शन है। तो ये पहला मेथड है जिसमें हमने बोला था बाय ग्राफिकल मेथड, और हम देख सकते हैं कि इसका क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है और वही उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द फर्स्ट फिनोमिना हाउ वी कैन कैलकुलेट द व्हीकल स्पीड और मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड जिसको बोल सकते हैं। So that was the first method. Now the second method is used when we don't have enough data to represent a graph. जब हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं, इस तरह के डेटा हमारे पास नहीं होते हैं, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस मेथड यूज करते हैं। So but intersecting point does not exist in some designs which usually use a larger traction motor or a large gear ratio. तो जब बड़ी मोटर्स लेते हैं काम में, ट्रैक्शन मोटर्स या फिर गियर रेशियोज हम बहुत बड़ा लेते हैं, ज़्यादा गियर रेशियोज लेते हैं, जैसे हम भी तो हमने 1 2 और 3 गियर्स के लिए देखा तो ये इजी था। लेकिन यदि हम मल्टीपल गियर लेते हैं, 7 8 9 11 गियर्स भी होते हैं बहुत सारी गाड़ियों में, तो वहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इन सच केस द मैक्सिमम व्हीकल स्पीड इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रैक्शन मोटर। तो ट्रैक्शन मोटर यानी हमने जो मोटर इंस्टॉल की है गाड़ी को चलाने के लिए, उसकी मैक्सिमम स्पीड से हम देखते हैं कि हमारे पास में मैक्सिमम व्हीकल की क्या स्पीड आने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी हैवी मोटर लगाएंगे उतनी ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड या मैक्सिमम स्पीड ले सकते हैं गाड़ी की। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दैट इज डिनोटेड विद Vmax। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग काम में लेंगे, Vmax इज मैक्सिमम वेलोसिटी, और यहाँ पर हम लेंगे पाई NM मैक्स RD डिवाइडेड बाय 30 IG मिनिमम IO, और ये जो वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड में, राइट। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो वेयर NM मैक्स जो है, हम यहाँ पर ये जो फैक्टर ले रहे हैं ये क्या फैक्टर है, सो लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या चीज है NM मैक्स। तो NM मैक्स इज शोन ओवर हेयर। तो आप देख पा रहे हैं NM मैक्स इज मैक्सिमम अलाउड RPM ऑफ ट्रैक्शन मोटर। तो RPM में हम लेते हैं इसको, और मैक्सिमम RPM किसी मोटर की कितनी है, किसी की 1000 होती है, किसी की 2000 होती है, किसी की 5000 होती है। तो इट डिपेंड्स कि उसकी मैक्सिमम RPM कितनी है उस ट्रैक्शन मोटर की। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज RD। RD क्या चीज होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं RD इज नथिंग बट द डायनेमिक रेडियस ऑफ ड्राइविंग व्हील। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं RD, ये डायनेमिक रेडियस होता है। डायनेमिक रेडियस क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया इस चीज को कि जब भी टायर चलता है तो वो क्या होता है, पूरी सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहता है, नीचे से वो दब जाता है। तो यदि हम बात करें कि वो किस तरीके से होता है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि यदि ये मान लेते हैं कि यदि ये एक व्हील है, तो यदि हम इसका इफेक्टिव रेडियस देखें, इफेक्टिव रेडियस मतलब यदि हम माने कि आइडल है तो ये रेडियस इसका होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए R।
लेकिन जब हम गाड़ी की बात करते हैं और जब हम RD की बात करते हैं, यानी कि डायनेमिक रेडियस कौन सा हो जाता है कि जब ये गाड़ी चलती है तो क्या होता है, ये इतनी जो होती है नीचे से, ये क्या होती है, दब जाती है। यानी ये जो एरिया होता है, ये क्या होता है, जो व्हील का होता है, ये हमेशा दबा रहता है। तो यदि हम बात करें यहां से लेकर के, यदि हम इसको समझना चाहें तो यहां से लेकर के, यदि हम इससे लेकर के यहां तक की रेडियस को यदि डायनेमिक रेडियस मानते हैं तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे RD से। तो ये होगा आपके पास में RD, जो कि डायनेमिक रेडियस होता है, एंड इट इज ऑलवेज लेस देन दी R। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड। तो इसी की हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस। तो अभी हमने बात करी NMX की, RD की, और ये दोनों चीजें हमने देख ली। IG मिनिमम क्या होता है, मिनिमम गियर रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हाईएस्ट गियर। तो अभी हमने बात की थी, आपको ध्यान होगा, मिनिमम गियर रेशियो ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हाईएस्ट गियर। हमेशा हम हाईएस्ट गियर का बेस स्पीड को कवर कर रहे थे। वापस से आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट गियर एक ही गियर की थी तो हमने एक ही गियर था तो इसका हाईएस्ट स्पीड था 30 और मैक्सिमम स्पीड थी 190, तो इसके हिसाब से हमने x निकाला। यदि हम उससे एक स्टेप पीछे जाते हैं तो 2 गियर थे, और 2 गियर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट गियर और सेकंड गियर था, लेकिन हमने कंसिडर किया था हाईएस्ट गियर था सेकंड, तो इसकी जो बेस स्पीड आई थी 45 आई थी। इसी तरह से यदि हम वापस जाएं थर्ड गियर के ऊपर में, जिसमें 3 गियर लगे होते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर, हमने x निकालते वक्त कंसिडर किया था हाईएस्ट गियर की बेस स्पीड। तो हाईएस्ट गियर कौन सा था, यहां पर यदि आप देख पाएंगे तो ये हाईएस्ट गियर था आपके पास में। रिमेंबर दिस F पॉइंट। तो ये जब चीज आपके पास में आती है तो यहां से आप कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते हो, 90 के समथिंग आती है, विच विल बी विच डबल इज 180, तो ये आपके पास x2 आती है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो चीज है यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये जो IG मिनिमम है, ये मिनिमम गियर रेशियो ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हाईएस्ट गियर होता है, ठीक है, यहां पर हम लेते हैं। और IO, और एक हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं IO क्या होता है आपके पास में, IO इज गियर रेशियो ऑफ फाइनल ड्राइव। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि फाइनल ड्राइव का क्या गियर रेशियो है, उसको हम यहां पर काम में लेते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट IG मिनिमम IO, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में यदि हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो भी हम मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं। नाउ द सेकंड फैक्टर विच गवर्न्स द परफॉर्मेंस एज अ मैथमेटिकल मॉडलिंग इज ग्रेडेबिलिटी। तो ग्रेडेबिलिटी को हम लोग पहले बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू रीसमराइज इट। सो ग्रेडेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द नेट ट्रैक्टिव एफर्ट्स ऑफ द व्हीकल, FT नेट। और FT नेट कैसे निकाला जाएगा, जो ट्रैक्टिव एफर्ट्स है नेट। तो नेट जब वर्ड आ गया इसका मतलब है उसमें से लॉसेस को हमको हटाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो लॉसेस हैं, ये लॉसेस कौन कौन से हटा दिए हमने यहां पर, देखिए आप। तो FT नेट जो होता है वो होता है FT जो ट्रैक्टिव एफर्ट्स हैं उसमें से आपको रोलिंग रेजिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा और विंड या फिर एरोडायनेमिक ड्रैग माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपके पास FT नेट आएगा, जो कि हमने डायग्राम में भी दिखाया था इफ यू रिमेंबर। तो हम एक बार आपको वापस से यहां पर दिखा देते हैं कि आपने ये वाला जो डायग्राम देखा था, तो ये आपको दिख रहा है कि यहां पर हमने लिखा था इस बात को कि FT माइनस FR माइनस FW। तो ये हमारे पास में नेट ट्रैक्टिव एफर्ट आता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रैक्टिव एफर्ट्स तो कितना भी है, लेकिन हम उसके अंदर में से क्या निकालना पड़ेगा, हमको फ्रिक्शन लॉसेस जो हैं वो निकालने पड़ेंगे, तभी हम नेट पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो FT नेट इज FT माइनस FR माइनस FW एज शोन इन प्रीवियस 3 फिगर्स आल्सो, राइट। At mid and high speed, the gradability is smaller than the gradability at low speeds, ठीक है। तो जो हाई स्पीड में जब हम चलते हैं या मिडिल स्पीड में जब हम चलते हैं तो जो ग्रेडेबिलिटी की वैल्यू है वो स्मॉलर होती है विथ रेस्पेक्ट टू द लो स्पीड। जब गाड़ी धीरे चलती है, स्लो स्पीड में चलती है, तब ग्रेडेबिलिटी फैक्टर ज्यादा एप्लीकेबल होता है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे ग्रेडेबिलिटी जो फैक्टर है वो कम होता चला जाता है। आपने देखा होगा कि यदि आप एक कर्व के ऊपर में गाड़ी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप धीरे चढ़ाते हैं तो आपकी वापस से आने की उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी रिवर्स होने की। लेकिन यदि आप अच्छी स्पीड में ऊपर चढ़ाते हैं तो ग्रेडेबिलिटी जो फैक्टर है जो उसको नीचे की तरफ पुश करता है वो कम हो जाता है और आपकी गाड़ी ऊपर लैंड कर जाती है। हमने ग्रेडेबिलिटी जब पढ़ा था तभी भी इस चीज को डिटेल में देखा था कि ग्रेडेबिलिटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। तो ये क्या करती है, जब गाड़ी ऊपर जाती है तो ये इसको अपोज करती है, लेकिन यदि गाड़ी नीचे उतर रही है तो ग्रेडेबिलिटी उसको असिस्ट करती है। तो ये हम चीज ऑलरेडी हमारे पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वही फैक्टर यहां पर भी काम में आ रहा है।
द मैक्सिमम ग्रेड दैट द व्हीकल कैन ओवरकम एट अ गिवन स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो कितना मैक्सिमम हमें पता तो होना चाहिए कि कितना मैक्सिमम ग्रेड है जिसको गाड़ी जो है या गियर रेशियो है वो ओवरकम कर सकता है। सो फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम ग्रेडेबिलिटी यू कैन सी दिस फॉर्मूला ओवर हियर। This formula is used to calculate the gradability. Okay, so this is denoted with I and that is equals to FT net, यानी जो आपके पास में net tractive efforts है डिवाइडेड बाय mg बोल लीजिए, मास इनटू ग्रेविटी जो व्हीकल का है, उससे हम इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। लेकिन यदि हम इसी को और एलोबरेट करें, जैसा अभी हमने ऊपर भी देखा था कि एफ नेट कैसे निकालेंगे, एफ आर और एफ डब्ल्यू को उसमें से माइनस करना है, तो एफ टी माइनस एफ आर प्लस एफ डब्ल्यू ये जब हम करेंगे अपॉन एम जी, तो हम इसको कह सकते हैं वी कैन कैलकुलेट द नेट ग्रेडेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ टी क्या है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट्स है ऑन ड्राइविंग व्हील, इट इज ट्रैक्टिव एफर्ट्स। अभी हमने लॉसेस नहीं निकाले हैं। एफ आर जो होता है वो होता है टायर रोलिंग रेजिस्टेंस, जिसको हमें माइनस करना पड़ता है एफ टी में से। इसी तरह एफ डब्ल्यू होता है एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स, तो वो भी रेजिस्ट करता है, इसको भी हमें माइनस करना पड़ता है। और यहाँ पर आई ओ जो होता है वो होता है हमारे पास गियर रेशियो ऑफ फाइनल ड्राइव, ऑल्दो इट इज नॉट यूज्ड इन दिस। सो एट लोअर स्पीड ग्रेडेबिलिटी इज मच लार्जर। तो हमने बात करी कि जितना आप धीरे गाड़ी चलाएंगे, जितना धीरे स्पीड रहेगी, उतनी ग्रेडेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, सो वन ऑफ द इश्यूज। ओके, सो नाउ अभी जो हमने एक फॉर्मूला देखा ग्रेडेबिलिटी का, सो इन फ्रंट ऑफ यू इट्स ओवर हियर, कि आपके पास ये फॉर्मूला रहता है और इस फॉर्मूले में यदि हम बात करें कि इसमें एरर के चांसेस होते हैं, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये हमने सिंप्लीफाई कर रखा है, इसलिए इसमें कुछ एरर हो सकती हैं। तो अबव इक्वेशन गिव सिग्निफिकेंट एरर, हेंस वी यूज फॉलोइंग इक्वेशन। तो यदि ये हमें एरर दूर करनी है तो हम लोगों ने एक दूसरा फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस एफ आर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ आर होल स्क्वायर। तो ये जो साइन अल्फा है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये साइन अल्फा क्या होता है, तो यदि हम जल्दी से समझना चाहें तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो जब भी आपकी गाड़ी जो स्लांट पर चलती है, हाइट पर चढ़ती है, तो वहां पर क्या होता है, जो साइन अल्फा है, जितना स्लांट है उसी को साइन अल्फा बोलते हैं। तो इट इज नथिंग बट दी एच डिवाइडेड बाय एल। तो एच डिवाइडेड बाय एल को ही हम साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एल है। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स, फ्रंट एंड रियर व्हील, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एल बोलते हैं। और ये कितनी हाइट पर है, यानी आगे वाला टायर पीछे वाले टायर से कितनी हाइट पे है वर्टिकली, उसको एच बोलते हैं। तो साइन अल्फा इज नथिंग बट एच बाय एल। तो यही चीज हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं कि इट इज डिनोटेड विद डी माइनस एफ आर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल 1 प्लस एफ आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेडेबिलिटी निकाल सकते हैं। इट इज मोर एक्यूरेट। सो वेयर डी इज कॉल्ड द व्हीकल परफॉर्मेंस फैक्टर। तो यहां पर जो डी रखा गया है ये व्हीकल परफॉर्मेंस फैक्टर रखा गया है। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कांस्टेंट होता है डी इज इक्वल टू एफ टी माइनस एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है, इससे हमने देखा, इसको जब हम दोनों फोर्सेस में से यानी ट्रैक्टिव फोर्स में से जब विंड ड्रैग को निकाल देते हैं, डिवाइडेड बाय mg करते हैं, तो हम लोग d निकाल सकते हैं। और एफ आर जो है टायर रोलिंग रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, तो ये भी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि हर टायर का जो सरफेस है उसके साथ में एक रोलिंग रेजिस्टेंस फिक्स होता है। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से भी क्या कर सकते हैं, ग्रेडेबिलिटी को निकाल सकते हैं। सो कीप रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। तो हमने तीन चीजों के बारे में बात की थी शुरू में। पहला था मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड, दूसरा था ग्रेडेबिलिटी, और थर्ड जो फैक्टर है वो है एक्सेलरेशन। तो अभी हमने बताया था एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि पहले कितनी स्पीड थी, उसके बाद कितनी स्पीड आई और कितने समय में आई, उसके बाद नेक्स्ट लेवल की स्पीड कितनी देर में आई। तो वही हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है, जब हमारी गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ती है, और जब कम होती है उसको हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं फिलहाल एक्सेलरेशन की। सो एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस ऑफ ए व्हीकल इज इवैल्यूएटेड बाय द टाइम यूज्ड टू एक्सेलरेट द व्हीकल फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब गाड़ी खड़ी है, जीरो स्पीड पर है, और वहां से 100 किलोमीटर पर आवर के लिए उसको कितना टाइम लगता है, उससे हम एनालाइज करते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस कैसी है। फॉर अ पैसेंजर कार एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड एंड ग्रेडेबिलिटी, सिंस इट इज द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड रादर देन द मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड और ग्रेडेबिलिटी दैट डिक्टेट्स द पावर रेटिंग ऑफ द मोटर ड्राइव। तो देखिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई जा रही है कि किसी भी पैसेंजर व्हीकल के लिए मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
ग्रेडेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि देखिए यदि आपको पहला बात था मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड यानी कितनी हाईएस्ट चल सकती है, तो वो किन गाड़ियों के लिए जरूरी होती है, लाइक कोई रेसिंग कार्स है, फरारी है या लंबोर्गिनी है या ऐसी गाड़ियां जो कि बहुत हाई स्पीड के लिए बनाई जाती हैं, वहां पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड पे। लेकिन पैसेंजर कार में ऐसा नहीं है कि हमको हाईएस्ट स्पीड पे गाड़ी को चलाना है लगातार, तो इसीलिए हमारे लिए वो फैक्टर यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसी तरह सेकंड बात होती है ग्रेडेबिलिटी। तो ग्रेडेबिलिटी भी उन व्हीकल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि ऐसे जगह के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, स्लांट पर, स्लोप पर चलते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा जो चलते हैं वहां पर ग्रेडेबिलिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक पैसेंजर कार जनरली एक प्लेन सरफेस पे चलती है, तो ग्रेडेबिलिटी का फैक्टर भी यहाँ पर लेस इफेक्टिव हो जाता है। तो सबसे जो इफेक्टिव होता है वो होता है एक्सेलरेशन, यानी कि आप देखेंगे कि जो हम लोग पैसेंजर कार चलाते हैं वो कितनी तेजी से एक्सेलरेट हो रही है और डीएक्सेलरेट हो रही है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ पैसेंजर कार। तो ये हमारे को डिफाइन करता है कि हमारी मोटर की कितनी पावर है, हमारे पास मोटर की पावर रेटिंग क्या है। इसी से हम लोगों को डिसाइड होता है कि हमारी गाड़ी कितनी तेजी से नई स्पीड को अचीव कर सकती है और कितनी जल्दी वापस से ब्रेक लगाने पे रुक सकती है। तो ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ व्हीकल परफॉर्मेंस। इसको निकालने के लिए यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम देख रहे हैं दैट इज डिनोटेड विद TA इज इक्वल टू डेल mv डिवाइडेड बाय 2pt विद इन ब्रैकेट vf² प्लस vb²। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं या एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से, TA क्या है, एक्सेलरेशन टाइम है कि कितना टाइम के अंदर में हम लोगों ने एक्सेलरेट किया है। हो सकता है बहुत अच्छा हैवी व्हीकल है तो 5 सेकंड के अंदर 0 से 100 की स्पीड अचीव कर सकता है। यदि वो थोड़ा लेस परफॉर्मिंग है तो हो सकता है उसको 8 मिनट लगे, 8 सेकंड लगे या 10 सेकंड लगे। तो बेसिकली ये टाइम है सेकंड्स में। डेल है आपके पास में व्हीकल मास फैक्टर, तो ये कांस्टेंट होता है व्हीकल मास फैक्टर। देन वी हैव mv मास ऑफ द व्हीकल, कितना है हमारे पास में। vf जो है व्हीकल फाइनल एक्सेलरेशन स्पीड, जो हम लोगों ने अभी बात करी कि जब हमने कर्व देखे थे तो फाइनल स्पीड कितनी है और एक बेस स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर vf जो है वो है vf दैट इज व्हीकल फाइनल एक्सेलरेशन स्पीड, और vb जो है वो है व्हीकल बेस स्पीड। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग काम में लेंगे। और pt जो है वो है ट्रैक्टिव पावर। तो ये जब हम सारे फैक्टर्स को रखते हैं तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं हमारे पास में कि कितना हमारे पास में टाइम आया है, किसके लिए, फॉर गेटिंग फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ डेल इज व्हाट व्हीकल मास फैक्टर, जिसके बारे में हमने बात करी, ये कांस्टेंट होता है, ऑल्सो कॉल्ड व्हीकल रोटेशनल inertia constant which is used because rotational energy is converting to linear energy of the vehicle। तो देखिए आप जानते हैं कि जो रोटेशनल एनर्जी है, मोटर है, वो रोटेटिंग स्पीड कर रही है और उसको कहीं ना कहीं हमको लीनियर स्पीड में कन्वर्ट करना होता है। तो जब हम रोटेटिंग को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं तो एक फैक्टर लगता है, यानी पूरा तरह से वो रोटेटिंग क्या होता है, लीनियर में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ फैक्टर में ही कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए हम लोग जो कांस्टेंट काम में लेते हैं या फैक्टर काम में लेते हैं दैट इज नोन एज व्हीकल मास फैक्टर। दूसरा हमने बात करी एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। तो हमने देखा कि जब हमारे पास में पावर निकालनी है, ये आपके पास पावर है, तो पावर क्या होती है बेसिकली कि कितनी एनर्जी कितने टाइम में डिलीवर हुई या एब्जॉर्ब हुई, उसी से हम पावर को निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली दिस रफ कैलकुलेशन विल गिव अस, यदि हमें पीटी निकालनी है तो हम पीटी को निकाल सकते हैं डेल mv अपॉन 2TA vf² प्लस vb²। तो देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कहाँ से आ गया। आप यदि इसको देखेंगे, यदि मैं पिछली वाली स्लाइड में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि TA यहाँ पर था, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये TA था, तो सिर्फ आपने क्या किया, इंटरचेंज किया है। तो TA को यहाँ पे ले गए हैं और पावर ये जो थी जिसको बोला था ट्रैक्टिव पावर, तो यदि न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द ट्रैक्टिव पावर, तो आप PT को यहाँ रख लीजिए, TA को नीचे रख लीजिए जैसा कि सेकंड फॉर्मूले में है। और यदि आपसे टाइम पूछा जाता है ट्रैक्टिव एक्सेलरेशन का तो आप TA को यहाँ रख लीजिए। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों आपके ऑलमोस्ट सेम है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो PT का आपके पास फॉर्मूला आ गया है ये। Hence, above equation gives the requirement of power to give required acceleration only। तो ये जो PT है ये सिर्फ ये बता रही है कि यदि आपको गाड़ी को 0 से 100 RPM तक ले जाना है तो आपको इतनी पावर चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इस कैलकुलेशन में हमने कहीं पर भी जो रेजिस्टेंस फोर्सेस थे, जो कि एरोडायनेमिक ड्रैग था या फिर FT था, उनको हमने काम में नहीं लिया, तो उनको भी यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। यदि हम उसको कंसीडर करेंगे तो हमें और ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यदि ये वाली हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो हम रफ एस्टिमेट निकाल रहे हैं कि हमें इतनी पावर चाहिए, लेकिन यदि हमको उन
जो अपोजिट फोर्सेस हैं उनको भी ओवरकम करना है, तो हमको उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्यूरेट ट्रैक्टिव पावर रेटिंग, द पावर कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग द रोलिंग रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक ड्रैग शुड आल्सो बी कंसिडर। तो उसको भी करेंगे, तब एक्यूरेट पावर निकल के आएगी कि हमें इतनी पावर चाहिए, तब हम 0 से 100 पे जाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि 0 से 100 पे जाने के लिए हम लोगों को इतनी पावर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमने रेजिस्टेंस को तो कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे तो हमें और थोड़ी पावर ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए हम लोगों ने देखा, तो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें आप लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आप यहां पर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर में, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है जो अभी हमने डिस्कस किया कि PT इज इक्वल्स टू डेल MV अपॉन 2TA VF स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। ये तो हम अभी देख चुके हैं। इसके साथ में 2 फैक्टर्स और आपके यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो रोलिंग रेजिस्टेंस आपको पास में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पावर आपको तभी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर रोलिंग रेजिस्टेंस से जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है पावर, वो भी चाहिए। तो रोलिंग रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज रोलिंग रेजिस्टेंस फैक्टर। तो दिस इज 2/3 MVG FR VF। तो इस फॉर्मूले को रख करके, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, आप यदि स्लाइड्स देखेंगे तो आपको ये रोलिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा FR का। और इसी तरह से तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सपोज करिए यदि हम बात करते हैं एरोडायनेमिक की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये फॉर्मूला हमारे को बता रहा है एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस 1/5 रो CD AF VF क्यूब। तो इस फॉर्मूले को रख करके ये एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस भी हम पहले क्लास में क्लियर कर चुके हैं। तो इन यदि फैक्टर्स को दोनों को जोड़ देंगे तो हमें नेट रिक्वायर्ड पावर आ जाएगी, जो कि हमें चाहिए 0 से 100 अचीव करने के लिए। सो द अबव इक्वेशन इंडिकेट्स दैट फॉर ए गिवन एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस लो व्हीकल बेस स्पीड विल रिजल्ट इन स्मॉल मोटर पावर रेटिंग। यदि हम लो बेस स्पीड रखते हैं, हमने बात करी थी बेस स्पीड क्या होता है, जो मैक्सिमम आपके पास गियर होता है उसकी जो बेस स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं व्हीकल की बेस स्पीड। तो यदि जो बेस स्पीड है वो आपके पास में कम है, तो आपको जो पावर की रेटिंग है, जो मोटर पावर की रेटिंग की रिक्वायरमेंट है, वो कम की पड़ती है। यानी कि आपका बेस स्पीड कम है तो आपको ज़्यादा बड़ी हैवी पावर की मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेस स्पीड बढ़ जाता है तो अकॉर्डिंगली आपको जो मोटर यूज करनी है वो भी आपको हाई पावर की यूज करनी पड़ती है। हाउएवर द पावर रेटिंग डिक्लाइंस रेट टू द व्हीकल बेस स्पीड रिड्यूस इन इज नॉट आइडेंटिकल। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही रेशियो में बढ़ती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। यानी कि कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो कर्व होता है, जिससे कि जैसे जैसे आपके पास में जो बेस स्पीड है वो बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं कि उसी रेशियो में आपके पास में आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, मोटर की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, पावर रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन उसी रेशियो में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन है कि 2 है तो 4 है, 8 है तो 16 है, ऐसी रेशियो नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। So while calculating this acceleration we have seen this equation। यदि हमने अभी बात करी थी इस इक्वेशन की कि जब हम सारे पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं तो we come up with this equation that is PT is equals to del MV upon 2TA VF square plus VB square। ये हो गया था आपके पास में पावर फैक्टर, फिर आपने ड्रैग रेजिस्टेंस ओवर हेयर एंड रोलिंग रेजिस्टेंस ओवर हेयर। तो जब हम तीनों को कर देते हैं तो हमारे पास पावर आ जाती है। यदि हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू VB, ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन बिलो इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू द व्हीकल स्पीड VB वी कैन ऑब्टेन। यदि हम इसको dpt बाय dvb कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे इस पूरी का, तो आप देखेंगे यहाँ पर VB की कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास में कोई वैल्यू नहीं है VB की, तो ये 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल आउटकम आएगा वो आएगा डेल MV, और यहाँ पर 2 चला जाएगा तो ये रह जाएगा TA, और यहाँ पर ये रह जाएगा VB। ठीक है, तो दिस विल बी अवर फाइनल आउटपुट कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। और डिफरेंशिएट क्यों किया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात की थी रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, तो हमारे पास में dp अपॉन dv हो गया यहाँ पर। तो पावर रेटिंग वर्सेस स्पीड फैक्टर की यदि हम बात करें, अभी हमने बात करी थी कि जैसे जैसे बेस स्पीड आपके पास में बढ़ती है तो आपको जो रेटिंग है, पावर रेटिंग है, वो भी क्या होती है, आपको बढ़ानी पड़ती है। लो बेस स्पीड के लिए आपको लो पावर की मोटर चाहिए होती है। तो यहाँ पर यदि हम इस कर्व को देखने की कोशिश करें तो ये कर्व है किसके बीच में, मैक्सिमम स्पीड ऑब्लिक बेस स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कर्व बताए हुए हैं आपको, और यहाँ पर दिखा रखा है ट्रैक्टिव पावर कर्व्स। ठीक है, तो ये ट्रैक्टिव पावर है
जो कि हमको चाहिए। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे बेस स्पीड बढ़ रही है या मैक्सिमम स्पीड बढ़ रही है तो जो ट्रैक्टिव पावर है वो कम होती चली जा रही है। और ये जो ग्राफ बनाया गया है ये कुछ कॉन्स्टेंट्स के लिए बनाया है, ये हर एक सिनेरियो के लिए फिट नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टी ए की जो वैल्यू आई है वो आई है 10 सेकेंड। टी ए अभी हमने देखा था वहाँ पे कि कितना टाइम लग रहा है 0 से 100 जाने में, तो इस वाले पर्टिकुलर कर्व में 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है 0 to 100 जाने के लिए। MV यानी कि मास ऑफ द व्हीकल इज 1200 kg, जो कि करीब करीब एक मान लीजिए कोई नॉर्मल कार होती है उसका वजन लगभग 1200-1300 किलो के आसपास होता है। FR जो है रोलिंग रेजिस्टेंस वो है 0.01, CD की जो वैल्यू है वो है 0.3 और AF की वैल्यू है वो है, यानी एरोडायनेमिक ड्रैग के लिए हम लोग एरिया जो रख रहे हैं वो है 2 मीटर स्क्वायर। तो ये यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इन वैल्यूज को आपको दिया जाएगा और उसके बेस पर आपको PT या फिर TA की वैल्यू कैलकुलेट कराने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस पे कुछ आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड आई होप हम लोगों ने आज जो चीज़ देखी है वो हम लोगों ने सीखी है कि मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड और मैक्सिमम स्पीड जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि वो कैसे निकाली जाती है, सिमिलरली ग्रेडेबिलिटी कैसे निकाली जाती है और एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाती है। सो ऑल दीज थ्री आर द मैथमेटिकल इंडिकेटर्स फॉर योर व्हीकल परफॉर्मेंस। So this is all for our third unit. In our next lecture, that is lecture 11, we are going to start a new unit that is hybrid electric drive trains. तो इस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन्स के अंदर में हम लोग कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड ट्रैक्शन, इंट्रोडक्शन टू वेरियस हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन टोपोलॉजीज, देन वी विल कवर power flow control in hybrid drivetrain topologies and fuel efficiency analysis। और ये जो 4 टॉपिक्स आप देख रहे हैं इस यूनिट के, सेम टॉपिक्स हमारे पास रिपीट होंगे यूनिट 5 में भी। अंतर ये होगा कि ये वाला जो टॉपिक है आप जो देख पा रहे हैं दिट इज प्योरली फॉर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन्स, और जो यूनिट 5 आएगी वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन की बात होगी, वहां हाइब्रिड वर्ड नहीं यूज होगा क्योंकि दोनों हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। यूनिट 4 will focus on hybrid electric and unit 5 will focus on only electric drive trains, ठीक है। So this is all from my side. Thank you so much for being with me.